नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएसएल में स्वागत है। आईआर का तीसरा टॉपिक है ये। इससे पहले हमने रूस यूक्रेन, उसके अलावा भारत बांग्लादेश, ये दो टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। इन दोनों को आपको आईआर प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे, वहाँ पर मिल जाएगा। देखना, बहुत ही अच्छे वीडियो हैं। रूस यूक्रेन मुद्दा के बाद भारत और रूस का जो संबंध है ये बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है। क्यों? क्योंकि भारत पर अलग अलग प्रेशर बनाए जा रहे हैं कि आप रूस का आलोचना कीजिए, उसके जो एक्टिविटी हैं वॉर के लेकर उसको कंडेम कीजिए सार्वजनिक तौर पर, जो भारत मना करता आ रहा है। साथ ही भारत जो तेल खरीद रहा है रूस से, या अभी भी भारत ने अच्छे संबंध बना रखे हैं रूस से, इस चीज़ को लेकर भारत पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है ना। तो इसके कारण भारत और रूस का संबंध जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा 75वीं वर्षगांठ भी मनाई है कुछ दिन पहले ही भारत और रूस ने, तो इसलिए भी ये चीज़ इम्पोर्टेंट हो जाता है। भारत और रूस का संबंध, अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इसको करके मस्ट जाना, नहीं तो आपका आने की इसकी प्रबल संभावना है, क्वेश्चन गलत हो सकते हैं वहाँ पर आपके। तो भारत और रूस के जो संबंध हैं, सबसे पहले इसके अगर इतिहास की बात करें तो हम पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में क्यों आता है, क्या आता है कि क्यों शुरू हुआ था भारत और रूस के संबंध, आखिर क्यों? पहला तो यही आता है कि भारत ने रूस के साथ अच्छे संबंध क्यों बनाए रखे हैं आपने आज़ादी के बाद ही, जबकि हमने यूएसए के साथ अच्छे संबंध स्थापित नहीं कर पाए हम। ये बेसिक क्वेश्चन होता है। तो जब आप आंसर लिखना शुरू करेंगे तो आप पहले क्या लिखेंगे? ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में आप ये डिटेल में बताएंगे कि भारत और रूस के संबंध जो हैं वो किन आधारों पर समान रूप से आगे बढ़ रहे हैं, कौन से आधार हैं जो रूस के लिए भी भारत इंपॉर्टेंट है और भारत के लिए भी रूस इंपॉर्टेंट है। पहले इस चीज़ को लिखना होता है आईआर में कि हम दोनों के एक दूसरे से क्या चाहिए। आपको पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि इंटरनेशनल रिलेशन सिर्फ और सिर्फ गिव का होता है और टेक का होता है, दो ही चीज़ का होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। ओके, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो अगर हम ऐतिहासिक बात करें जो क्यों शुरू हुआ था, तो 13 अप्रैल 1947 को, जो रशियन वेबसाइट पर दिया हुआ है, रूस का व्यवसाय जो भारत में व्यवसाय एम्बेसी है उसके वेबसाइट के अनुसार मैं कह रहा हूँ, तो 13 अप्रैल 1947 ईस्वी को भारत और रूस के संबंधों की औपचारिक रूप से शुरुआत हुई थी, आज़ादी से कुछ समय पहले ही। ओके, तो इस कारण से जो भारत और रूस का संबंध है वो अलग दर्जे पर जाता। अब क्यों शुरू हुआ था, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। हमारे जो उस समय के प्रधानमंत्री थे वो एक समाजवादी समाजवादी जो अर्थव्यवस्था होता था या समाजवादी जो सोच था उसको लेकर रुझाव था पंडित नेहरू जी का। ये एक बहुत बड़ा एक पॉइंट है, क्योंकि देश के जो लीडर होते हैं अगर उन्हीं का रुख नहीं होगा उस तरफ, तब तो पाकिस्तान के भी लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना, लेकिन उन्होंने किसको चुना? उन्होंने यूएसए के पक्ष को चुना। भारत ने किसके पक्ष को चुना? यूएसएसआर के पक्ष को नहीं, भारत ने नाम को चुना था, नॉन अलाइंड मूवमेंट, मतलब कि हम गुट निरपेक्ष रहेंगे, हम किसी का भी साथ नहीं देंगे, हम अपने पक्ष में ही रहेंगे। ओके, पहली बात आपको इसको ध्यान में रखना है। तो इसलिए 1947 से ही, उससे पहले जब नाटो का गठन हो चुका था, वर्ल्ड दो खेमों में बट चुका था, यूएसएसआर और अमेरिका के गुट में, तो उस समय भारत जो था वो अपना गुट निरपेक्ष का पूरे दुनिया में प्रचार प्रसार कर रहा था। अमेरिका को इसको लेकर बहुत ज़्यादा आपत्ति थी कि भारत गुट निरपेक्ष की बात ना करे। सीटो और सेंटो नाम का संगठन का नाम सुना होगा, अलग अलग सैन्य संगठन बनाए गए थे, पाकिस्तान को उसका सदस्य बनाया गया था। इसलिए अमेरिका हमेशा पाकिस्तान के फेवर में रहता था आज़ादी के बाद, भारत के फेवर में नहीं रहता था। ऑटोमेटिक जैसे ही अमेरिका पाकिस्तान के फेवर में जाएगा तो भारत जो है वो रूस के निकट जाने की कोशिश ज़रूर करेगा। क्यों? क्योंकि आज़ादी के बाद से ही एक तो हमारे लीडर की सोच समाजवादी थी, दूसरा भारत में उद्योगों की स्थापना में रूस का बहुत बड़ा योगदान है। कैसे? जो सेकेंड 5 ईयर प्लानिंग हमारा आया उसमें भारत में 16 से 17 कंपनियां स्थापित की गई। इसमें से 16 में 8 बड़ी कंपनियों की स्थापना रूस की मदद से किया गया था। भारत में चाहे ऊर्जा का सेक्टर हो, न्यूक्लियर पावर प्लांट हो, या स्टील का सेक्टर हो, या कोयला का हो, या रिफाइनरी हो,
या आईआईटी बॉम्बे जैसे इंस्टीट्यूट हो, इन सब को स्थापित करने में रूस का बहुत बड़ा योगदान है। ओके, तो पहली बात इसको आपको ध्यान में रखना है। दूसरा क्या था? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी अमेरिका की, जिसके अमेरिका के गुट में दुनिया आगे बढ़ रही थी। आगे मैं पीडीएफ पर भी ले जाऊंगा आपको, अंत में क्वेश्चन भी दूंगा, लेकिन पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अमेरिका के मतलब नेतृत्व में आगे बढ़ रही थी, जिसमें क्या था, सब कुछ बाजार पर छोड़ देना था, सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता था। लेकिन भारत ने क्या चुना? भारत ने बोला कि मैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को आज़ादी के ठीक बाद अपना नहीं सकता हूँ। मेरी 80% से ज़्यादा जनसंख्या जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। लिटरेसी रेट भारत में 2 से 5% के बीच में था आज़ादी के समय में। इकोनॉमी हमारी बिल्कुल गर्त में थी। तो इसलिए भारत सरकार ने क्या बोला कि हम मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाते हैं। पहला विरोध तो अमेरिका से इसी को लेकर हुआ। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि इसमें पूंजीवादी के भी गुण होंगे और इसमें समाजवाद के भी गुण होंगे। ओके, इस चीज़ को ध्यान में रखना। तीसरे, जब हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई और हमने 5 ईयर प्लानिंग शुरू की, पंचवर्षीय योजना के माध्यम से हमने अपने विकास की बात की। पंचवर्षीय योजना जो है यही लिया गया है, पंचवर्षीय योजना का कॉन्सेप्ट ही लिया गया है यूएसएसआर से। यूएसएसआर की जो प्लानिंग होती थी वो पंचवर्षीय योजना के माध्यम से ही वहाँ पर डेवलपमेंट की बात की गई थी। इसलिए पूरी दुनिया को लगने लगा भारत में कि भारत रूस के पक्ष में है, लेकिन रूस भारत के जो संबंध थे वो इन्हीं हदों तक सीमित थे। भारत किसी रशियन सैन्य गुट का कभी सदस्य नहीं बना, भारत वार्सा पैक्ट का कभी सदस्य नहीं बना। भारत ने हमेशा बेनिफिट उठाने की कोशिश की रूस से, रूस को भी इसके बदले भारत का सपोर्ट मिलता रहा। सामरिक रूप से अगर हम बात करें तो आज़ादी के बाद से ही सैन्य साजो सामान को लेकर हमारी रूस पर बहुत ज़्यादा निर्भरता रही है। ओके, क्योंकि जो अमेरिका हैं और बाकी गुट हैं वो मानते थे अगर भारत को सैन्य हथियार दिया जाएगा तो ये पाकिस्तान के लिए सही नहीं होगा, इसलिए हमें रूस से हथियार लेना पड़ता था। दूसरा, कश्मीर का इशू जब यूनाइटेड नेशन में गया है, कश्मीर इशू जब यूएन में गया है, तो बहुत बार इस पर वोटिंग के लिए आया है कि यूनाइटेड नेशन के माध्यम से कश्मीर मुद्दा का समाधान होना चाहिए, है ना। जो पाकिस्तान का स्टैंड यही है, जबकि हम क्या बोलते हैं, हम 2 देश मिलकर कश्मीर का समाधान करेंगे, भारत और पाकिस्तान। इस चीज़ को ध्यानपूर्वक सुनना। तो जब जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो 5 लोगों का मेंबर होते हैं, जिसमें अस्थाई मेंबर और वैसे 10-15 मेंबर होते हैं, इसमें जब जब कश्मीर का मुद्दा आया है, रूस ने भारत के पक्ष में उसको वीटो किया है, क्योंकि वीटो पावर है रूस के पास। तो हमेशा रूस ने भारत को कश्मीर मुद्दे पर मदद दिलाई है वीटो करके, है ना। नहीं तो कश्मीर का मुद्दा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बहुत बार उठाया गया है। सामरिक रूप से अगर और हम बात करें, 1971 के युद्ध को याद कीजिए, जब अमेरिका बांग्लादेश के जो हमारी सैन्य घेराबंदी थी उसको तोड़ने के लिए अमेरिका का नौसेना का जंगी बेड़ा बंगाल की खाड़ी तक पहुंच गया था, तो रूस ने अपने नौसेना का जंगी बेड़ा भारत के पक्ष में बंगाल की खाड़ी तक भेजा था। तो इसलिए ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर हमारे ऐतिहासिक संबंधों की हमेशा बात की जाती है। 1971 में ही 1971 में ही भारत और रूस के बीच में एक शांति समझौता हुआ, इंदिरा गांधी जी ने किया था युद्ध से ठीक पहले, जिसका मतलब था कि भारत पर आक्रमण रूस पर आक्रमण माना जाएगा और रूस का आक्रमण, रूस पर अगर आक्रमण होता है तो भारत पर आक्रमण माना जाएगा। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखना हमें। तो ये सब कुछ मुख्य मुद्दे हैं जिसको लेकर भारत और रूस के संबंधों की हमेशा चर्चा की जाती है। सामरिक रूप से बहुत सारे हथियार आज भी हमारे ज्वाइंट एडवेंचर के रूप में विकसित किए जाते हैं। ज्वाइंट एडवेंचर यानी कि दोनों देश मिल के विकसित करते हैं। हमारा इकोनॉमिक ट्रेड बहुत ही अच्छा है और अच्छा होना चाहिए। दुनिया में जब भी भारत और रूस के संबंधों की बात होती है तो इन्हीं सब मुद्दों पर बात होती है। ओके, अब चलते हैं यहाँ पर रूस की ज्योग्राफी को देखते हैं। क्यों ज्योग्राफी इसका खास है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। पहले जब यूएसएसआर था तो अफ़गानिस्तान तक ये पूरा क्षेत्र जो था ये रूस में ही शामिल था। ओके, रूस में ही ये पूरा का पूरा क्षेत्र शामिल था, इसलिए अफ़गानिस्तान के उस पार जैसे ही हम पास करते थे तो हम रूस में पहुँच जाते थे, क्योंकि सेंट्रल एशिया के जितने देश हैं अभी ये सब कभी यूएसएसआर के भाग होते थे। आपको आज पता चला होगा बहुत सारे लोगों को अफ़गानिस्तान से यूएसएसआर की सीमा लगती थी। और इसका क्या है ज्योग्राफिक रूप से इम्पोर्टेंट,
ये यूनाइटेड स्टेट के बहुत करीब है, यहाँ पर देखो यूएसए के बहुत करीब है ये, है ना, और यूरोप से भी है, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा देश है रूस। रूस से युद्ध ले मोल लेना, इतिहास अगर आपने पढ़ा होगा, जो भी शक्तियाँ आज तक रूस से लड़ने गई वो पराजित ही हुई हैं, रूस से कोई भी जीत नहीं पाया है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब हिटलर गया है रूस से लड़ने, तभी हिटलर की पराजय हुई है, नहीं तो हिटलर हारता नहीं, इतना बड़ा बलशाली था वो। रूस की एक और खासियत है कि इसकी चीन के साथ लंबी सीमा लगती है। दोनों देश जो हैं वो साम्यवादी विचारधारा या समाजवादी विचारधारा पर आधारित देश हैं, कम्युनिस्ट कंट्री दोनों ही देश हैं। इसलिए अगर इनका गठबंधन होता है रूस और चीन का, तो ये हमारे लिए हमेशा मुश्किल होगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ओके, अब आते हैं आगे मुख्य मुद्दे पर। और कुछ पॉइंट अगर हम देखें तो जैसे RIC है, RIC क्या होता है, रूस, इंडिया और चाइना, ये एक गठबंधन के रूप में काम करता है। ब्रिक्स एक है संगठन जहाँ पर हम और रूस दोनों सदस्य हैं। इसके अलावा G20 है जहाँ पर भारत और रूस दोनों ही सदस्य हैं। रूस और भारत की वार्षिक रूप से बैठक होती है राष्ट्राध्यक्षों की। SCO में भी हम दोनों सदस्य के रूप में हैं। एनर्जी सेक्टर, भारत अभी रूस से तेल बहुत ज़्यादा आयात कर रहा है, और गेहूं और फर्टिलाइज़र के भी, फर्टिलाइज़र मुख्य रूप से गेहूं के तो हम निर्यात करता है, फर्टिलाइज़र हम रूस से, और हीरा हो गया, यूरेनियम हो गया, इन सब चीज़ों के लिए हम रूस पर हमारी निर्भरता बनी हुई है। भारत रूस संबंधों के विभिन्न पहलू। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भारत और रूस के संबंध काफ़ी पुराने हैं। अक्टूबर 2000 में भारत रूस सामरिक साझेदारी घोषणा पर हस्ताक्षर करने के बाद से भारत रूस संबंधों ने राजनीतिक, सुरक्षा, रक्षा, व्यापार और अर्थव्यवस्था, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, संस्कृति सहित द्विपक्षीय संबंधों के लगभग सभी क्षेत्रों में सहयोग के बढ़े हुए स्तरों के साथ गुणात्मक रूप से नया स्वरूप देखा गया है भारत और रूस के बीच में। ये PDF आपको कल मिल जाएगा। शीत युद्ध के दौरान भारत और सोवियत संघ के बीच एक मजबूत रणनीतिक, सैन्य, आर्थिक और राजनीतिक संबंध थे। आप जब आंसर लिखोगे तो उसमें क्या लिखोगे, रणनीतिक संबंध, सैन्य संबंध, आर्थिक संबंध, राजनयिक संबंध, और कल्चरल भी जोड़ सकते हो आप। जैसे भारत की मूवियाँ बड़ी देखी जाती हैं रूस में, रूस के लोग पागल होते हैं भारत की मूवियों के लिए, इस हद तक वहाँ पर दीवानगी है। सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस को भारत के साथ अपने घनिष्ठ संबंध विरासत में मिले, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों देशों ने एक विशेष सामरिक संबंध को साझा किया। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में, खासकर पोस्ट कोविड परिदृश्य में, संबंधों में भारी गिरावट आई है। क्यों गिरावट आई है? क्योंकि रूस और चीन की नज़दीकी बढ़ी है। क्यों बढ़ी है? क्योंकि ये दोनों ही कॉमन दुश्मन है। किसके? USA के कॉमन दुश्मन है। दुश्मन का दुश्मन जो होता है वो दोस्त होता है, आपको पता ही होगा। तो रूस और चीन के कॉमन दुश्मन है USA, और USA से भारत के बहुत अच्छे संबंध हैं, रूस से भी बहुत अच्छे संबंध हैं, चीन से भारत की शत्रुता है। इसलिए रूस चीन जब भी करीब आते हैं तो ये एक डेडली कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि दोनों बहुत बड़ी शक्तियाँ हैं। भारत को अगर रूस से दूर कर पाया चीन, तो ये चीन के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी, हमारे लिए सबसे बड़ी हार होगी, क्योंकि हमारे अपने सैन्य सामान के लिए आज तक हमारे हथियार ही नहीं मिल पाएगा। 60% से ज़्यादा सैन्य सामान आज भी हमारे रूस से ही आते हैं। इसलिए पोस्ट कोविड के हालत जो बने हैं उसमें रूस और चीन जो हैं ये करीब आ रहे हैं, और हमारे साथ संबंधों में थोड़े बहुत ऊपर नीचे हुए हैं। राजनीतिक संबंध, हालांकि पिछले कुछ वर्षों में, खासकर पोस्ट कोविड, ये पढ़ दिया मैंने, राजनीतिक संबंध पर अब हम आते हैं। भारत के प्रधानमंत्री रूसी संघ के राष्ट्रपति के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन भारत और रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी में सर्वोच्च संस्थागत वार्ता तंत्र है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने वर्ष 2018 में रूसी शहर सोची शहर में, सोची एक काला सागर के तट पर एक शहर है जिसको क्या कहा जाता है, सोची नाम है उस शहर का, अपना पहला अनौपचारिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया था। अनौपचारिक शिखर सम्मेलन वर्ष 2019 में राष्ट्रपति पुतिन ने PM नरेंद्र मोदी को रूस के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज एपोस्टल प्रदान किया। रूस और भारत के बीच एक विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी के विकास और रूसी और भारतीय लोगों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों के विकास में उनके विशिष्ट योगदान के लिए PM मोदी को यह सम्मान दिया गया था। ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो आपको मदद करेंगे। वर्तमान परिप्रेक्ष्य पर भी आऊँगा मैं। 2 अंतर सरकारी आयोगों की वार्षिक बैठक होती है। वार्षिक बैठक होती है, इंटर गवर्नमेंटल 2 बॉडी हैं भारत और रूस के बीच में। ऐसे कौन कौन से वो 2 बॉडी हैं, अब उसको देखते हैं। पहला, व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग, IRIGCTEC।
और दूसरा सैन्य तकनीकी सहयोग। ये दो ऐसे संगठन हैं, दो ऐसे पहल हैं जिस पे हर साल भारत और रूस बैठक करते हैं और बात करते हैं कि व्यापार को कैसे बढ़ाएं और सैन्य संबंधों को कैसे बढ़ाएं। व्यापारिक संबंध दोनों देशों में, आपको डेटा भी मिल जाएगा इसमें। 2025 तक द्विपक्षीय निवेश को 50 अरब अमेरिकी डॉलर और द्विपक्षीय व्यापार को 30 अरब अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। दोनों चाह रहे हैं कि जब हमारे संबंध इतने पुराने, इतने अच्छे हैं, तो हमारे व्यापारिक संबंध आज भी कम क्यों हैं, हम व्यापारिक संबंधों को भी क्यों न बढ़ाएं। वित्त वर्ष 2020 के दौरान द्विपक्षीय व्यापार 8.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था। 2013 से 2016 तक दोनों देशों के बीच व्यापार प्रतिशत में भारी गिरावट आई है। ये अच्छा चीज़ नहीं है कि हम दोनों की इकॉनमी जब बढ़ रही है, भारत की इकॉनमी जब बढ़ रही है, तो रूस के साथ हम व्यापार क्यों नहीं कर रहे हैं। हालांकि यह 2017 से बढ़ा और 2018 और 2019 में भी लगातार वृद्धि देखी गई है। रक्षा और सुरक्षा संबंध भारत और रूस सैन्य तकनीकी सहयोग एक क्रेता विक्रेता ढांचे से विकसित हुआ है कि आप खरीदिए, हम आप बेचिए, हम खरीदेंगे। इस संबंध से हमने विकसित की है, जिसमें उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकी और प्रणालियों के संयुक्त अनुसंधान, विकास और उत्पादन शामिल है। दोनों देश नियमित रूप से त्रिसेवाभ्यास इंद्र भी आयोजित करते हैं। इंद्र क्या है? इसमें सेना के तीनों अंग जो हैं वो हिस्सा लेते हैं, यानी कि वायुसेना, नेवी और आर्मी तीनों ही हिस्सा लेते हैं। भारत और रूस के संयुक्त सैन्य कार्यक्रमों में शामिल हैं ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल कार्यक्रम, 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू जेट कार्यक्रम, दोनों लोग बना रहे हैं मिलकर। ये 5वीं पीढ़ी सुखोई Su-30 MKI कार्यक्रम, सुखोई जो फाइटर जेट होता है। इल्यूशन HAL सामरिक परिवहन विमान, जो विमान का HAL भारत एरोनॉटिक्स लिमिटेड है और वहाँ की ये कंपनी है। सामरिक परिवहन विमान यानी कि जो सेना के लिए विमान यूज किए जाते हैं, उसको भी दोनों लोग मिल के बना रहे हैं। KA-226T ट्विन इंजन यूटिलिटी हेलीकॉप्टर भी है एक, और कुछ युद्धपोत भी दोनों देश मिलकर बना रहे हैं। भारत द्वारा रूस से खरीदे पट्टे पर लिए गए सैन्य हार्डवेयर में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? तो S-400 अभी हमने कुछ दिन पहले ही खरीदा है। S-400 की जब भी बात आए तो भारत के लिए खरीदना आसान नहीं था। क्यों? क्योंकि आपको एक नाम याद रखना है, उसका नाम है काटसा। ये अमेरिका का एक कानून है जिसके तहत उसने कानून बनाया हुआ है कि कोई भी दुनिया का देश अगर रूस, ईरान या नॉर्थ कोरिया से कोई भी हथियार खरीदता है तो उसको अमेरिका प्रतिबंध लगा सकता है उस देश पर, उसके व्यापारिक प्रतिबंध लगा सकता है, उस पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगा सकता है। तो भारत को भी पता था कि काटसा कानून अमेरिका ने बनाया हुआ है, लेकिन भारत ने फिर भी अमेरिकी कानून को नज़रअंदाज करते हुए S-400 को खरीदा है। ये सामान्य चीज़ नहीं है, इसको आपको लिखना पड़ेगा आंसर में। USA ने भी बाद में विवश होकर भारत को इससे छूट प्रदान कर दी कि भारत रूस से हथियार ले सकता है। मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत में बनेगी 200 कोमोव KA-226। ये एक राइफल है, असॉल्ट राइफल है। असॉल्ट राइफल क्या होता है? ये आमने सामने के युद्ध में काम आता है असॉल्ट राइफल, जैसे AK-47 हो गया, उसी तरह का असॉल्ट राइफल है ये। T-90S भीष्म है, ये क्या है? ये टैंक है। INS विक्रमादित्य विमान वाहक कार्यक्रम भी भारत और रूस के बीच में चल रहा है। रूस अपने पनडुब्बी कार्यक्रम में भारतीय नौसेना की सहायता करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारतीय नौसेना की पहली पनडुब्बी फॉक्स क्लास रूस से ही ली गई है। भारत अपने परमाणु पनडुब्बी कार्यक्रम के लिए रूस पर निर्भर है। भारत द्वारा संचालित एकमात्र विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य मूल रूप से रूस का ही है, लेकिन भारत ने अब स्वदेशी रूप से भी एक INS विक्रांत बना लिया है। इसलिए भारत के पास अभी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। कौन कौन से? INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य, जिसमें विक्रमादित्य हमने रूस से ही खरीदा था। ओके, भारत द्वारा संचालित 14 पारंपरिक पनडुब्बियों में से 9 रूस से लिए हैं हमने। 9 लिए हैं, 14 में से 9 कहाँ से? रूस से लिए हैं। भारत और रूस के बीच संबंधों के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन कौन से हैं? ये तो हमारे सैन्य संबंध थे। अब और कौन कौन से? जैसे परमाणु संबंध। परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के क्षेत्र में रूस भारत का महत्वपूर्ण भागीदार है। यह भारत को एक मतभेद रहित और प्रसार रिकॉर्ड के साथ उन्नत परमाणु प्रौद्योगिकी वाले देश के रूप में मान्यता देता है। भारत को एक मान्यता देता है वो।
कुडन कुलन परमाणु संयंत्र ये कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में बनाया जा रहा है, दक्षिण मतलब बिल्कुल दक्षिण भारत के दक्षिणी छोर के आसपास तमिलनाडु में बनाया जा रहा है परमाणु ऊर्जा केंद्र। ये भी रूस की मदद से ही भारत बना रहा है। भारत और रूस दोनों बांग्लादेश में रूपपुर परमाणु ऊर्जा परियोजना को स्थापित कर रहे हैं। कहाँ पर? बांग्लादेश में। मैंने पिछले लेक्चर बताया था कि रूपपुर में भारत और बांग्लादेश दोनों मिलकर परमाणु संयंत्र स्थापित कर रहे हैं एनर्जी प्रोवाइड करवाने के लिए। ओके, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब अंतरिक्ष क्षेत्र में हमारे किस तरह के संबंध हैं? दोनों पक्ष बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग करते हैं, जिसमें उपग्रह प्रक्षेपण, ग्लासनोस नेविगेशन प्रणाली, जैसे भारत का कौन सा है? नाविक प्रणाली है, नेविगेशन का नाविक। अमेरिका का कौन सा है? जीपीएस। जो जीपीएस आप यूज करते हो ये अमेरिका का है। यूरोप का कौन सा है? तो गैलीलियो है। उसी तरह से रूस का है रोस्कोमॉस्क। वैसे रोस्कोमॉस्क वहाँ का संगठन का नाम है जो ये सब काम करती है। अपने देश में इसरो है और ग्लोनस नेविगेशन सिस्टम उसका नाम है। तो ये रिमोट सेंसिंग बाह्य अंतरिक्ष के अन्य सामाजिक अनुप्रयोग भी इसमें शामिल हैं। ग्लासनोस नेविगेशन प्रणाली है और रोस्कोमॉस्क वहाँ का स्पेस एजेंसी है। 19वें द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन के दौरान मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के क्षेत्र में संयुक्त गतिविधियों पर एक समझौता ज्ञापन इसरो और रोस्कोमॉस्क के द्वारा किया गया है। इसरो और रोस्कोमॉस्क जो है इन दोनों के बीच में भी समझौता किया गया है। विज्ञान और तकनीक में हम दोनों क्या सहयोग कर रहे हैं? IRIGC-TEC के तहत कार्य कर रहे विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर इंडिया रूस जो कनेक्टिविटी एक प्रोग्राम है उसके तहत कार्य समूह, एकीकृत दीर्घकालिक कार्यक्रम और बुनियादी विज्ञान सहयोग कार्यक्रम, ये सब आपको लिखना पड़ेगा आपके आंसर में। विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग हेतु 3 मुख्य संस्थागत तंत्र हैं। ये 3 तंत्र हैं जिस पर विज्ञान और टेक्नोलॉजी में हम एक दूसरे की मदद करते हैं, जबकि दोनों देशों के विज्ञान अकादमी अंतर अकादमी आदान प्रदान हेतु इसे बढ़ावा देते हैं। दोनों यहाँ की जो साइंस एकेडमी है वो अपने जो ज्ञान विज्ञान है, अपने रिसर्च हैं, इन दोनों को साझा करते हैं। इस क्षेत्र में कई नई पहलों भारत रूस ब्रिज टू इनोवेशन, टेलीमेडिसिन सहयोग, पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी जो पारंपरिक ज्ञान का डिजिटल लाइब्रेरी है का निर्माण और विश्वविद्यालय के रूस इंडिया नेटवर्क शामिल हैं। ये सब कार्यक्रम शैक्षणिक बढ़ावा को एक दूसरे देश में देने के लिए चलाया जा रहा है। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना वीडियो को जहाँ भी हो सके। सांस्कृतिक संबंध, अब कल्चरल जो संबंध है इस पर आते हैं। प्रमुख विश्वविद्यालय, स्कूलों सहित 20 रूसी संस्थान में नियमित रूप से लगभग 1500 रूसी छात्रों को हिंदी पढ़ाई जाती है। रूस में हिंदी सिनेमा का बहुत चलन है, इसलिए वहाँ के लोग हिंदी सीखना भी चाहते हैं। हिंदी के अलावा रूसी संस्थानों में तमिल, मराठी, गुजराती, बंगाली, उर्दू, संस्कृत और पाली जैसी भाषाओं को पढ़ाया जाता है। भारतीय नृत्य, संगीत, योग, आयुर्वेद कुछ अन्य रुचियों में से जिनका रूस के लोग रुचि रखते हैं। गोवा जैसे लोगों जो पर्यटन स्थल है वहाँ पर रूस के बहुत सारे लोग आते हैं घूमने के लिए। भारत के लिए रूस का महत्व क्या है, ये टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट हुआ आपके लिए। चीन को संतुलित करना, पूर्वी लद्दाख के सीमावर्ती क्षेत्र में चीन आक्रमण ने भारत चीन संबंधों को एक मोड़ ला दिया। इससे यह भी प्रदर्शित हुआ कि रूस चीन के साथ तनाव को कम करने में योगदान दे सकता है। लद्दाख के विवादित क्षेत्र में गलवान घाटी में घातक झड़पों के बाद रूस, भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच एक त्रिपक्षीय बैठक आयोजित की थी। रूस ने क्या बोला कि RIC इनके सबके विदेश मंत्री को बुलाओ और इनके बैठक आयोजित किया था। लद्दाख के विवादित क्षेत्र में गलवान घाटी में घातक झड़प के बाद रूस ने इन तीनों के बीच में आयोजित की थी। आर्थिक जुड़ाव को उभरते नए क्षेत्र भी हैं कुछ जहां पर उभर रहे हैं। हथियार, हाइड्रोकार्बन, परमाणु ऊर्जा, हीरा जैसे सहयोग के पारंपरिक क्षेत्रों के अलावा आर्थिक जुड़ाव के नए क्षेत्र उभरने की संभावना है, जैसे खनन, माइनिंग में रूस का बहुत बड़ा नाम है। कृषि संबंधी जो प्रौद्योगिकी होती है, औद्योगिक उच्च प्रौद्योगिकी जिसमें रोबोटिक्स, नैनोटेक और बायोटेक शामिल है, इनमें भारत और रूस काम कर सकते हैं एक साथ मिलकर। इतने अच्छे पॉइंट्स कहीं भी नहीं मिलेंगे आपको, ढूंढ लेना हो सके इंटरनेट पर तो। ओके, रूस के सुदूर पूर्व आर्कटिक में भारत के पदचिन्हों का विस्तार होना तय है। आर्कटिक की जो प्रदेश हैं नॉर्थ का बिल्कुल प्लेट वाला, वहाँ पर भारत अपना आर्कटिक जो सदस्य उसका अभी सदस्य बनने के लिए कोशिश कर रहा है, तो विस्तार होना तय है। कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को भी बढ़ावा मिल सकता है। आतंकवाद का मुकाबला भी दोनों साथ में कर सकते हैं।
बहुपक्षीय मंचों पर समर्थन कर सकते हैं। जैसे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का भारत को सदस्य बनाए जाने के लिए रूस हमेशा से बोलता आया है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को सदस्य बनाना चाहिए। एनएसजी जो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है, इसके भी अस्थायी सदस्य बनने के लिए रूस हमेशा हमारा समर्थन करता है। रूस का सैन्य निर्यात। रूस भारत के लिए सबसे बड़े हथियार निर्यातक में से एक रहा है। जहां तक पिछले 5 वर्षों की तुलना में 2011 से 15 की तुलना में पिछले 5 वर्ष की अवधि में भारत हथियार के रूस के 50% से अधिक गिर गई है। मान लो 100% पहले आयात करता था भारत रूस से, तब 50% कर रहा है। क्यों भारत कहीं और से कर रहा है क्या? नहीं, भारत खुद के निर्माण पर भरोसा कर रहा है। हम आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहे हैं हथियार के निर्माण में भी। हम हथियार निर्यातक बनना चाहते हैं दुनिया में। वैश्विक हथियारों के व्यापार पर नजर रखने वाले स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार पिछले 20 वर्षों में भारत ने रूस से 35 मिलियन अमेरिकी डॉलर के हथियार खरीदे हैं। ओके, अगला क्या है, उसके बाद आपका समाप्त हो जाएगा। उसके बाद मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता दूंगा। समय पर रखरखाव सहायता प्रदान करने के लिए रूस भारतीय सेना के साथ सेवा में रूसी हार्डवेयर की बड़ी सूची के लिए पुर्जों के समय पर आपूर्ति समर्थन भारत की ओर से एक प्रमुख मुद्दा रहा है। जो सैन्य हथियार को मेंटेनेंस के लिए हार्डवेयर चाहिए होता है, उसकी आपूर्ति रूस से समय पर करवाना ये बहुत बड़ी चुनौती रही है हमेशा भारत के लिए। इसे संबोधित करने के लिए रूस ने वर्ष 2019 में हस्ताक्षरित एक अंतर सरकारी समझौते के बाद इसे संबोधित करने के लिए अपनी कंपनी को भारत में संयुक्त उद्यम स्थापित करने की अनुमति देने हेतु विधायी परिवर्तन किए थे। जो कंपनी सैन्य हार्डवेयर बनाए तो उनको बोला कि तुम भारत में ही जाके कंपनी क्यों नहीं स्थापित करते हो, वो हमारा सबसे बड़ा खरीदार है, तो वहीं पर जाके कंपनी स्थापित करो। इस पर भारत की समझौते हो चुके हैं। एक दूसरे के महत्व को स्वीकार करना। रूस आने वाले दशकों तक भारत के लिए प्रमुख रक्षा भागीदार बना रहेगा। अभी भी भारत को बहुत लंबा चलना है अगर खुद को आत्मनिर्भर बनाना है, तो इसलिए रूस पर आपकी निर्भरता बनी हुई रहेगी। वर्तमान में अगर हम बात करें तो रूस और चीन वर्तमान में एक अर्ध गठबंधन में है। रूस बार बार दोहराता है कि वह खुद को किसी कनिष्ठ साझेदार के रूप में नहीं देखता, इसलिए रूस चाहता है कि भारत एक संतुलक की तरह काम करे। संयुक्त सैन्य उत्पादन। दोनों देश जो हैं वो चर्चा कर रहे हैं कि तीसरे को रूसी मूल के उपकरण और सेवाओं के निर्यात के लिए भारत को उत्पादन आधार के रूप में उपयोग करने में कैसे सहयोग करें। मतलब किसी और देश में अगर हथियार बेचना है रूस को, तो वो चाह रहा है कि उत्पादन जो हो कहाँ पर हो, वो भारत में हो। वर्तमान परिदृश्य में जब भी आपको चर्चा करना हो तो रूस यूक्रेन युद्ध की जो बात है उसकी चर्चा जरूर करना और बताना कि इसमें भारत ने रूस का समर्थन नहीं किया है, विरोध भी नहीं किया है, हमारा बस न्यूट्रल स्टैंड है ना। हमने भारत ने इस युद्ध का फ़ायदा उठाने की ज़रूर कोशिश की है। हमारा जो गेहूं का निर्यात है वो 2 गुना हो गया है। सस्ते दाम पर हम रूस से तेल खरीद रहे हैं। इन सब चीज़ों की आपको चर्चा ज़रूर करनी है। ओके, बाकी बहुत अच्छे से मैंने बता दिया है। एक एक पॉइंट आपको मैप के ज़रूर बनाने की कोशिश करना, संभव हो तो, है ना। जैसा भी हो आपको बनाने की ड्राइंग की कोशिश करना। मेरा खुद का मैपिंग बहुत ख़राब है। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताना। तीसरा वीडियो है, अगला वीडियो भी ज़रूर आएगा, बहुत कल परसों में आ जाएगा। शेयर करना वीडियो को। थैंक यू सो मच।